आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार महात्मा गांधी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलता है और किस प्रकार भारत आजादी की ओर एक कदम आगे बढ़ता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में काफी समस्याएं और परेशानियां थी। सामानों के दाम दोगुने हो चुके थे, वार लोन और टैक्सेस बढ़ाया जा चुका था जिसका बोझ भारतीय जनता पर पड़ रहा था। ऐसे ही समय में एक महाअकाल ग्रेट फेमाइन और एक महामारी इन्फ्लुएंजा फैल गई थी जिससे काफी लोग मारे गए थे और फूड शॉर्टेज की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे समय में महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगमन होता है। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग को अपनाया था। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने इसी सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए 3 आंदोलन किए थे। 3 सत्याग्रह आंदोलन। पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया गया था, जहां की किसानों को नील का प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। दूसरा आंदोलन उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए किया था, जहां पर कि उस समय बारिश रेन कम हुई थी और क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ था। इसके साथ साथ वहां प्लेग नामक एक भयानक बीमारी भी फैल गई थी। इन सभी कारणों से किसान चाहते थे कि टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन हो, कुछ छूट दिया जाए। गांधी जी ने इसका समर्थन किया था और सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसके बाद तीसरा सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने अहमदाबाद के कॉटन मिल में वर्कर्स के लिए, श्रमिकों के लिए चलाया था। चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1917 में और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ था। इसी समय 1919 में एक काला कानून ब्लैक एक्ट, ब्लैक बिल, रॉलेट लॉ पास किया जाता है, जिसके अंदर सरकार को, गवर्नमेंट को यह शक्ति दे दी जाती है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी केस मुकदमे के 2 साल के लिए जेल के अंदर रखा जा सकता था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और सत्याग्रह आंदोलन को अब लोकल लेवल से उठाकर नेशनल लेवल पर चलाने का निश्चय किया और इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया। रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। लोगों ने हड़ताल की और विरोध प्रदर्शन किए, परंतु इसी घटना में हम देखते हैं कि अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर, पीसफुल प्रोसेशन पर पुलिस फायरिंग कर देती है, जिसके कारण कि लोगों में गुस्सा आ जाता है और वह लोग सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे आदि पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और जनरल डायर को वहां का कमांड दे दिया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा जमा नहीं हो सकते थे। किसी प्रकार का भाषण, समारोह, सम्मेलन, जुलूस नहीं निकाल सकते थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला था। बहुत सारे भोले भाले ग्रामीण अमृतसर के जालियांवाला बाग में इस बैसाखी के मेले को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके साथ साथ कुछ लोग रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, खिलाफ में एक छोटी सभा का भी आयोजन कर रहे थे, जो सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से था। यहाँ पर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आता है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के, वार्निंग के लोगों की भीड़ पर गोलियां चला देता है, जिससे काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी थे। इस हत्याकांड को, इस इंसिडेंट को जालियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे यह खबर देश के अन्य भागों में फैलती है
जनता वायलेंट हो जाती है और हिंसा पर उतारू हो जाती है। हिंसा के फैलते ही महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। रॉलेट सत्याग्रह में हिंसा के बढ़ने के कारण, वायलेंट होने के कारण महात्मा गांधी ने इस रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन को, मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ। रॉलेट सत्याग्रह अब तक का देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, परंतु यह अभी भी टाउन और सिटीज तक ही सीमित था, लिमिटेड था। महात्मा गांधी आंदोलन को और बड़ा बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि देश की सभी जनता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, पार्टिसिपेट करे। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के तहत महात्मा गांधी ने किसानों को भारतीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया था, और इसी प्रकार अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह में उन्होंने वर्कर्स, श्रमिकों को भी भारतीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। तो इस तरह से जनता का पार्टिसिपेट करना बढ़ रहा था, परंतु महात्मा गांधी और इसे बड़ा बनाना चाहते थे। इसी समय एक घटना होती है, खिलाफत आंदोलन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और टर्की, जहां पर ऑटोमन अंपायर था, टर्की में ऑटोमन अंपायर था, यह दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे और ब्रिटेन की जीत होती है और टर्की हार जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की यह घटना है। टर्की में जहां पर कि ऑटोमन साम्राज्य था, वहां पर खलीफा का शासन चलता था। यह खलीफा विश्व के सभी मुस्लिम देशों का स्पिरिचुअल हेड, आध्यात्मिक हेड होता था। विश्व के जितने भी मुस्लिम देश थे वह खलीफा को अपना नेता मानते थे या अपना सबसे बड़ा मानते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तुर्की की पराजय के बाद, टर्की के फॉल के बाद लोगों में यह अफवाह फैल गई कि ब्रिटेन अब टर्की के साथ एक बहुत ही हार्श ट्रीटी, गंभीर संधि करने वाला है और टर्की के खलीफा राज्य के ऊपर हार्श रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया और इसका असर भारत में भी देखा गया। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है, गठन किया जाता है। महात्मा गांधी ने इसे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उपयुक्त अवसर समझा, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को भी जोड़ा जा सके, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जन आधार, जनता की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ सके और अंग्रेजों पर ज्यादा दबाव, प्रेशर बनाया जा सके। खिलाफत कमेटी के प्रमुख नेताओं के साथ खासकर दो युवा ब्रदर नेता, बंधु नेता मोहम्मद अली और शौकत अली आदि जैसे मुस्लिम नेताओं के साथ महात्मा गांधी ने एक ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने के लिए, एक साथ आने के लिए डिस्कशन, चर्चा आरंभ की। महात्मा गांधी चाहते थे कि मुसलमानों की यह जो खिलाफत की मांग थी, खिलाफत आंदोलन, और भारतीयों की स्वराज की मांग, स्वराज यानी कि आज़ादी की मांग को एक साथ जोड़कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश के खिलाफ बड़े जोर से, बड़े पैमाने पर चलाया जाए। कांग्रेस का सेशन या कांग्रेस का अधिवेशन हर साल भारत के अलग अलग शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में होता था। 1920 में, 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, 2 सेशन हुए थे। कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन सेशन 1920 में, 1920 में कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। यहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेसी नेताओं को यह समझाने का प्रयास किया कि एक साथ आंदोलन चलाया जाए, जिसमें कि मुस्लिमों की खिलाफत की मांग और स्वराज की मांग यानी कि आज़ादी की मांग को एक साथ मिलाकर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए।
और इसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाए। यह असहयोग आंदोलन ही क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था, जैसा कि उन्होंने अपने किताब हिंद स्वराज 1909 में यह लिखा था कि ब्रिटिश का शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बना है, भारतीयों के कॉपरेशन से ही बना है। अगर यह भारतीय ब्रिटिश सरकार से अपना कॉपरेशन वापस ले लेते हैं, असहयोग करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर टिक नहीं पाएगी और 1 साल के अंदर ही भारत को स्वराज यानी कि आज़ादी मिल जाएगी। तो इस सहयोग को ही, इस कॉपरेशन को ही ब्रिटिश सरकार के साथ खत्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट चर्चा इस बात पर हुई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को कैसे चलाया जाएगा। गांधी जी ने इसके लिए सुझाव दिया, प्रपोजल दिया कि आंदोलन को स्टेजेस में चलाया जाएगा, चरणबद्ध रूप से चलाया जाएगा, एक के बाद एक कार्य किए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले उन टाइटल्स को, उन पदवी को, उन उपाधियों को वापस ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया जाएगा जो उन्होंने भारतीयों को दिया था। सिविल सर्विस, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल, कॉलेजेस, फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा और इस प्रकार से असहयोग, नॉन कॉपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किया जाएगा। और अगर सरकार रिप्रेशन करती है, दमन करती है, तो एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया जाएगा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेशन या सप्रेशन या दमन करती है तो। इस मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी और अली बंधुओं में से जो 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ महात्मा गांधी देश के विभिन्न भागों में टूर करते हैं, जाते हैं और मूवमेंट के लिए समर्थन जुटाने का, सपोर्ट पाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग गांधी जी के इस प्रपोजल पर, इस प्रस्ताव पर सशंकित थे, कंसर्न थे। उनको लग रहा था कि यह जो काउंसिल इलेक्शन में भारतीयों की सीटों की संख्या जो बढ़ा दी गई थी, इसमें वो इलेक्शन लड़ करके सीटों को जीतकर ब्रिटिश सरकार पर परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोर शोर से ब्रिटिश सरकार का काउंसिल के अंदर में विरोध कर सकते हैं। उन लोगों ने यह भी सोचा कि लोग वायलेंस पर, हिंसा पर उतर सकते हैं, जैसा कि इससे पहले रॉलेट सत्याग्रह में वायलेंस फैल गया था। 1920 के सितंबर से दिसंबर तक इन दोनों गुटों में खींचतान चलती रही और ऐसा लगा कि यह जो आंदोलन के जो समर्थक हैं और आंदोलन के जो विरोधी हैं, उनके बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाएगी। परंतु दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो यह ध्यान रहे, 1920 के नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने की सहमति बनती है, स्वीकृति, परमिशन दी जाती है। इसके साथ ही गांधी जी को खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिमों का सपोर्ट भी मिल जाता है और कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल जाता है। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने, विभिन्न समुदायों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, परंतु सभी के लिए स्वराज्य का मीनिंग, अर्थ कुछ अलग अलग था। अब हम लोग देखते हैं
कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शहरों में और गांवों में, टाउन्स एंड विलेजेस में किस तरह से चलता है और क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि टाउन्स में असहयोग आंदोलन किस प्रकार चलता है और क्या असर करता है। टाउन्स में मूवमेंट की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत मिडिल क्लास के लोग करते हैं। हजारों की संख्या में जो सरकारी स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, उसमें से स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने उसको छोड़ दिया। शिक्षक, टीचर्स और हेडमास्टर ने इन सरकारी स्कूलों से रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, अर्थात मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास को छोड़कर, जो कि अभी वर्तमान में जिसका नाम चेन्नई है, चेन्नई, मद्रास को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर, सभी प्रांतों में, सभी एरिया में यह जो काउंसिल इलेक्शन होने वाला था उसका लोगों ने बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। मद्रास में जस्टिस पार्टी, जो कि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, गैर ब्राह्मण पार्टी थी, उन लोगों का मानना था कि इलेक्शन के जरिए ही उन लोगों को पावर और अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को आज के समय में है। तो अगर उन्हें सत्ता में पावर और अधिकार चाहिए तो उन्हें भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसलिए यह गैर ब्राह्मण की पार्टी, नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी, जस्टिस पार्टी ने चुनाव में, इलेक्शंस में हिस्सा लिया। इकोनॉमी में इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासक को गहरा धक्का दिया। फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और दुकानों को पिकेटेड किया गया। पिकेटेड अर्थात एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा तरीका जिसके अंदर लोगों को दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस के अंदर में जाने से रोका जाता है। हम देखते हैं कि 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, और यह 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़, 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ तक ही रह जाता है। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। विदेशी कपड़ा को छोड़कर जब लोगों ने घरेलू कपड़ों को अपनाना शुरू किया तो इससे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे, भारतीय कपड़ा मिल या फिर हस्तकरघा उद्योग, हैंडलूम हाउस, उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई, उनको सपोर्ट मिला। कुछ समय के बाद टाउन्स में, शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा, स्लो डाउन हो गया, क्योंकि खादी के जो कपड़े होते थे वह हाथ से बनाए जाते थे और वह काफी महंगे होते थे, जबकि मिल में बनने वाले कपड़े प्रायः सस्ता होते थे और टिकाऊ होते थे। लोगों की इतनी इनकम नहीं थी कि वह इन महंगे कपड़ों को यूज कर सके, जिसके कारण वे धीरे धीरे वापस टेक्सटाइल मिल्स में बने हुए कपड़ों की ओर लौट पड़े। स्टूडेंट्स और टीचर के साथ भी यही समस्या हुई। स्टूडेंट्स और टीचर ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया था, परंतु उसके जगह पर भारतीयों के अपने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं था। इस कारण से भी विद्यार्थी और टीचर्स वापस गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे और उन्होंने वहां वापस ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से वकीलों ने भी, लॉयर्स ने भी मुकदमे वापस लड़ना शुरू कर दिया, सरकारी अदालतों में वापस जाने लगे, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का और कोई साधन उपलब्ध नहीं था। इन सभी कारणों से टाउन्स में, शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा, स्लो डाउन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से शहरों से ग्रामों की ओर बढ़ता है, कंट्री साइड में। देश के विभिन्न भागों में
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से ही किसानों और ट्राइबल्स का, आदिवासियों का संघर्ष चल रहा था। इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला, अवध में किसानों का आंदोलन अवध में, और दूसरा आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में, गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का आंदोलन। और देखते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से स्वराज का, आजादी का अर्थ, मीनिंग अलग अलग निकाला। सबसे पहले देखते हैं अवध का किसान आंदोलन, अवध का पीजेंट मूवमेंट। अवध में किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। इससे पहले बाबा रामचंद्र फिजी में एज ए इंडेंचर्ड लेबर, जिसको कि हिंदी में गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं, के रूप में काम कर चुके थे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता था और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भारत से लोगों को विश्व के अन्य जगहों पर काम करने के लिए भेजा जाता था। इसी प्रकार बाबा रामचंद्र भी फिजी में काम करने के लिए गए थे। किसानों को उनकी जमीन पर बेगार में काम करना पड़ता था, अर्थात बिना पैसे के। किसानों को जो रेंट पर जमीन दी जाती थी, जिसके बदले में उन्हें जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था, उन्हें इस रेंटेड लैंड से बार बार हटा दिया जाता था, जिससे कि किसानों का अधिकार उन जमीन पर नहीं हो जाए। किसानों की मांग थी कि बेगार को, फोर्स्ड लेबर को, जिसमें कि बिना पैसे दिए काम करवाया जाता था, उसको समाप्त किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, लगान को कम किया जाए, और लैंडलॉर्ड और जो तालुकदार थे, जमींदार थे, इनका सोशल बॉयकॉट किया जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इसके लिए पंचायतों ने बहुत सारे इलाकों में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाने का काम किया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नाई अर्थात उन्होंने जमींदारों और तालुकदारों के यहाँ नाई का काम करने से मना कर दिया, बार्बर का काम। धोबी अर्थात वाशरमैन, इन लोगों ने जमींदारों और तालुकदारों के यहाँ कपड़े धोने का काम करने से मना कर दिया। इस तरह से इस मूवमेंट को नाई धोबी बंद के रूप में जाना जाता है। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध का दौरा करते हैं और वे वहां पर बाबा रामचंद्र और उनके अन्य सहयोगियों और किसानों से मिलते हैं और उनकी परेशानी को समझने का प्रयास करते हैं। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है। अवध किसान सभा, यह अवध किसान सभा काफी लोकप्रिय हो जाता है और कुछ ही महीनों में गांवों में 300 से ज्यादा ब्रांचेस की, शाखाओं की स्थापना हो जाती है। जब असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है तो अवध के इस किसान आंदोलन को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा जाने का प्रयास किया जाने लगा, जिसको लेकर कांग्रेस के लीडर खुश नहीं थे, क्योंकि अवध किसान सम्मेलन में, आंदोलन में वायलेंस हो रहा था, हिंसा हो रही थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरू होने के बाद अवध के किसानों ने ऐसी खबर फैलाई कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अब किसी को लगान, टैक्स नहीं देना पड़ेगा और यह जो जमींदारों की जमीन है यह किसानों में बांट दी जाएगी। इस तरह की खबरों को फैलाकर उन लोगों ने वायलेंस और हिंसा किया और जमींदारों और तालुकदारों के घरों पर और उनके ऊपर आक्रमण किया। आंदोलन के समय किसानों ने तालुकदार और जमींदारों के मकानों पर हमला किया, बाजारों में लूटपाट मचाई और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। इस तरह की हिंसा की घटनाएं वहां हो रही थी। ये लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर स्वराज को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे थे। इन लोगों ने स्वराज का अर्थ यानी कि आजादी का अर्थ किसानों के लिए जमींदारों और तालुकदारों से आजादी प्राप्त करना निकाला। अपनी कार्रवाइयों के लिए, अपने एक्शंस को जस्टिफाइड करने के लिए, सही ठहराने के लिए
इन लोगों ने महात्मा गांधी के नाम को यूज किया और उनके नाम पर अपने एक्शंस को सही ठहराया। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में, गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों ने किस प्रकार स्वराज का मीनिंग को निकाला। 1920 के स्टार्ट में गुडेम हिल्स में आदिवासियों ने, ट्राइबल्स ने उग्र गुरिल्ला युद्ध, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट को चलाया, जो कि एक वायलेंट आंदोलन था। कांग्रेस इस तरह के वायलेंट आंदोलन को कभी समर्थन या सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पर अन्य एरिया की तरह ब्रिटिश सरकार ने फॉरेस्ट में जाने पर रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगा दी थी। यहाँ पर ट्राइबल्स अब जाकर जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं काट सकते थे, फल फ्रूट्स नहीं ले सकते थे और ना ही अपने कैटल्स को, अपने मवेशियों को वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए लेकर जा सकते थे। इन सभी बातों से आदिवासियों या ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि इनका जीवन ही जंगल का आधार था। इससे उनके लाइवलीहुड, रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था और साथ साथ उन्हें यह लग रहा था कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट हैं, परंपरागत अधिकार हैं, उन पर भी हमला किया जा रहा है। ऐसे समय में जब सरकार ने वहां पर रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए लोगों से बेगार लेना शुरू किया, तो लोगों ने बगावत कर दी, विद्रोह कर दी। ऐसे समय में एक व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू ने इन आदिवासियों, ट्राइबल्स का नेतृत्व किया। अल्लूरी सीताराम राजू का यह दावा था कि वह एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, उनकी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग अल्लूरी सीताराम राजू के इन विचारों से काफी प्रभावित थे और वे उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू खुद भी महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे। वे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने से वह काफी प्रेरित थे और उन्होंने वहां के लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि स्वराज की प्राप्ति, आजादी की प्राप्ति अहिंसा से नहीं, नॉन वायलेंस से नहीं, बल्कि वायलेंस से, युद्ध से ही, बलपूर्वक ही हो सकती है। गुडेम आदिवासियों ने पुलिस थाना पर आक्रमण किए, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए और वे गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को चलाते रहे। 1924 में 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम हिल्स में, आंध्र प्रदेश में एक महान लोक नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जहां अवध के किसानों ने हिंसा के माध्यम से तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ आजादी को ही स्वराज समझा, उसी प्रकार गुडेम हिल्स के आदिवासियों ने, ट्राइबल्स ने गुरिल्ला वारफेयर, वायलेंस के माध्यम से जंगलों पर, फॉरेस्ट पर अपने अधिकार को वापस पाने को ही स्वराज या आजादी समझा। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वराज या आजादी का अर्थ, मीनिंग लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय अलग अलग तरीके से निकाला। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आसाम के बागानों में, चाय बागानों में किस तरह से आंदोलन चलता है और वहां पर स्वराज का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। आसाम में मजदूरों को बागानों में, प्लांटेशन एरिया में, खास करके चाय बागानों में बंद करके रखा गया था। वहां से आने जाने की अनुमति नहीं थी।
इन मजदूरों के लिए, इन बागानों के मजदूरों के लिए स्वराज यानी आज़ादी का मतलब था कि वह इस बागान के एरिए से, इसकी चार दीवारी से बाहर आ जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ में गाँव में संपर्क रख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आज़ादी का मतलब इस तरह से निकाला। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत टी गार्डन्स में, चाय बागानों में यह जो मजदूर काम करते थे, इनको बाहर जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती थी और यह परमिशन उन्हें शायद ही कभी मिलता था। जब इन टी प्लांटेशन एरिया के चाय बागानों के मजदूरों को यह पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है, तो यह लोग भी अपने अधिकारियों की बातों को मानने से इनकार कर दिए और वे चाय बागान के एरिया को छोड़कर अपने घरों की ओर जाने लगे। उन्हें यह लगा कि अब आज़ादी मिल गई है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल पड़ा है, तो उन्हें इससे उनके गांव में जमीनें मिल जाएगी, गांधी जी का राज आ रहा है, तो अब उन्हें हर प्रकार से आज़ादी मिल जाएगी और इस तरह का जो चाय बागान में प्रतिबंध है वह अब नहीं रहेगा। परंतु नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय रेलवे और स्टीमर में हड़ताल चल रहा था, स्ट्राइक चल रहा था, जिसके कारण यह मजदूर बीच में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनकी बुरी तरह से पिटाई की जाती है, मारा जाता है। इस तरह से इन तीन एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि स्वराज का अर्थ यानी आज़ादी का अर्थ लोगों ने अलग अलग प्रकार से निकाला। अवध के किसानों ने तालुकदारों और जमींदारों से आज़ादी ही स्वराज का अर्थ निकाला, वहीं गुडेम हिल्स के पहाड़ियों के ट्राइबल्स और आदिवासियों ने जंगल पर अपने अधिकार को वापस पाने का अर्थ ही स्वराज से लगाया। जहां पर कि चाय बागान में, असम के टी गार्डन्स में मजदूरों ने घर आने जाने और वहां चाय बागान से मुक्ति पाने का, आज़ादी पाने को ही स्वराज का अर्थ लगाया। हालांकि यह सभी आंदोलन लोकल लेवल पर थे, परंतु इन आंदोलन ने अपने आप को असहयोग आंदोलन से जोड़कर भावनात्मक रूप में एक आंदोलन के रूप में अपने को जोड़ने का प्रयास किया। 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी, जिससे कि इस जुलूस के लोग गुस्सा हो गए। यह लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। गुस्साए भीड़ की पुलिस वालों के साथ झड़प हो जाती है और वे लोग थाने में, पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिसके कारण कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की हिंसक घटनाएं, वायलेंट इंसिडेंट होने के कारण इसके बाद तुरंत ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उनका कहना था कि आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, आंदोलन नॉन वायलेंस के आधार पर चलना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं, कॉल्ड ऑफ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के एक सबसे बड़े विशाल आंदोलन में से था। यह सही अर्थों में जनता का आंदोलन था, जन आंदोलन था, पब्लिक मूवमेंट था। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन में, पब्लिक मूवमेंट में बदल दिया था। जैसा कि आप लोग को याद होगा, उन्होंने लोकल लेवल पर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे। इसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। इसके बाद इससे भी एक बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसको कि असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में खिलाफत के मुद्दे और
स्वराज के मुद्दे दोनों को मिलाकर आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन में हमने देखा कि किस तरह से समाज के हर वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता सर्वोच्च पर थी, प्राइम पर थी। ऐसी एकता पहले कभी देखी नहीं गई थी। हिंदू और मुस्लिम कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर स्वराज के लिए और खिलाफत मुद्दे पर एक साथ लड़ रहे थे। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को गंभीर चुनौती प्रदान की। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने एक मास मोबिलाइजेशन कर दिया, जनता की भागीदारी बढ़ा दी और एक एक व्यक्ति, देश का एक एक व्यक्ति इस आंदोलन के साथ जुड़ गया। अब अंग्रेजों को भारत की मांगों को अस्वीकार करना लगभग नामुमकिन था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत आजादी की ओर अब तेजी से बढ़ रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक नया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आगे आता है, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर था, जबकि ये एक आंदोलन दूसरे की ही आगे की कड़ी थी। इसमें किन नए टेक्निक्स का यूज किया गया था और किस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन से अलग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कानून को तोड़ा गया था, कानून को। यहाँ पर असहयोग आंदोलन में कानून को नहीं तोड़ा जाता है, यहाँ पर सिर्फ असहयोग, कॉपरेट नहीं किया जाता है, नॉन कॉपरेशन किया जाता है। परंतु सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लॉ को तोड़ा जाता है, कानून को तोड़ा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आंदोलन का डेवलपमेंट हो रहा है और नई नई बातें जुड़ रही है। तो यह किस तरह से होता है, इन सभी बातों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।